हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आपको ये वाले चैप्टर में रिकॉर्ड तक छोड़ा था, तो आपने रिकॉर्ड नोट किया होगा। यहाँ पर कुछ सारणी भी दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी डेट को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दिखाया गया है। और ये शिलांग यानी कि मेघालय शिलोंग का है ये टेम्परेचर। 3 तारीख को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना था? 36 डिग्री सेंटीग्रेड था। 4 को 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। इसी तरीके से इसका जो टेम्परेचर था वो रेगुलरली कम होता चला गया। तो आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो हर दिन कितना परिवर्तित हो रहा है, कैसे वो कम होता जा रहा है। जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम टेम्परेचर को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर हर दिन उसे रिकॉर्ड किया गया है। आप ही न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तब उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर, न्यूएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर उसमें दिया गया होता है। ठीक है, हर दिन का। क्या आप जानते हैं कि इस टेम्परेचर को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? आपने 4th चैप्टर में आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए एक विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें हम अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। उसमें हमने थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था। हमने एक लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था। एक और थर्मामीटर होता है जो कि टेम्परेचर को नापने का कार्य करता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर का होता है, जो अधिकतम न्यूनतम तापमापी होता है। उसके बारे में भी आपने पढ़ा था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, क्योंकि जब सूर्य ऊष्मा के कारण क्यों पृथ्वी जो होती है वो गर्म हो जाती है, तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो अधिकतम टेम्परेचर कब नोट किया जाता है? दोपहर के बाद। जबकि न्यूनतम टेम्परेचर सुबह सुबह नोट किया जाता है। क्या अब आप समझ गए कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना लगता है? जब आप सुबह जगते हैं तो आपको मौसम कितना ठंडा ठंडा सा दिखाई देता है, मतलब महसूस होता है आपको। ठीक है, और रात के समय जब दिन दोपहर के बाद में तो आपको ऐसा लगता है कि भाई आज इतनी गर्मी है, और सुबह आप उस गर्मी को कम महसूस करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो दिन में परिवर्तित होता है और हर दिन परिवर्तित होता रहता है। क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता? क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? नहीं। अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके इसका स्वयं पता लगाने का प्रयास कीजिए। वैसे तो सर्दी की अवधि जो होती है वो गर्मी की अवधि से कम ही होती है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि गर्मियाँ जो होती हैं वो मार्च से स्टार्ट हो जाती हैं। दिन जो है वो हमारे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं 21 दिसंबर से, लेकिन गर्मी का अनुभव हमें मार्च से होने लग जाता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अक्टूबर तक हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी का एहसास रहता है, लेकिन नवंबर से हमें थोड़ी ठंडक सी होने लगती है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनमें आकर के हमें बहुत ज़्यादा सर्दी दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं कि सर्दियों के जो दिन हैं वो कितने कम है, उनकी अवधि कितनी कम है। जलवायु। अब हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिपोर्ट करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनमें हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे कि 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। ठीक है, अगर किसी स्थान का टेम्परेचर अधिकांश समय उच्च रहता है तो वहाँ की जलवायु कैसी होती है? गर्म होती है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिक दिनों में भारी वर्षा हुई होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। सारणी 7.2 से 7.3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायु परिस्थितियों का वितरण किया है। पिछले महीने के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले महीने के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए टेम्परेचर का औसत निकालते हैं, फिर उसके बाद में हम पिछले कई वर्षों में उसी महीने के लिए अनेक वर्षों के औसत टेम्परेचरों की गणना करते हैं। इससे हमें औसत तापमान मिल जाता है। यहाँ पर हमको 2 स्थान दिए गए हैं। एक तो दिया गया है जम्मू और कश्मीर श्रीनगर में, और केरल में दिया गया है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो इस सारणी में देखिए आप श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर जलवायु के बारे में जानकारी दी गई है कि यहाँ पर जनवरी में
जनवरी में आप देख सकते हैं कि न्यूनतम टेम्परेचर जो डेली होता था वो -2.3 डिग्री होता था, यानी कि माइनस में ही रहता था, और अधिकतम 4.7 डिग्री रहता था। अब सोचिए जब यहाँ पर 4 डिग्री टेम्परेचर सुबह हम महसूस करते हैं तो हमें कितनी सर्दी लगती है, तो वहाँ तो माइनस में होता है। वो लोग कैसे मतलब वहाँ के लोग कैसे उस सर्दी को में अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। फरवरी में ये और भी कम हो जाता है, -0.6 डिग्री हो जाता है, और यहाँ पर फरवरी में आकर के इनका जो अधिकतम टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर कुल वर्षा भी दी गई है जो कि में दी गई है, और ये पूरे दिसंबर तक दी गई है, यानी कि 1 साल की दी गई है ये। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि पहले औसत निकाला गया है कि महीने में दिनों के हिसाब से निकाले गए हैं। इससे प्रत्येक महीने के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए टेम्परेचर का औसत निकाला गया है। फिर उसके बाद हर महीने का, पूरे साल का, उसी वर्ष में उसी महीने के लिए अनेक वर्षों के औसत टेम्परेचर की गणना की गई है। सारणी 7.2 और 7.3 देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत टेम्परेचर में अंतर को देख सकते हैं। अब आप देखिए कि भाई केरल में जनवरी में भी टेम्परेचर, न्यूनतम टेम्परेचर 22.2 डिग्री है सेंटीग्रेड है, और जबकि अधिकतम 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर मार्च में, अप्रैल में देखने को मिलता है वो वहाँ जनवरी फरवरी में रहता है, और वहाँ पर जो औसत कुल वर्षा होती है वो जम्मू कश्मीर के मुकाबले भी कम है। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म है और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत टेम्परेचर को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ महीने के लिए होती है टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम वर्षा होती है और ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। तो यहाँ की जलवायु कैसी होती है? गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए उत्तर पूर्व की जलवायु कैसी होती है? आर्द्र होती है। आप मुंबई में चले जाइए, केरल में चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, गोवा चले जाइए, वहाँ पर आपको दिन के समय में मॉइस्चराइजेशन देखने को मिलता है। तो यानी कि वहाँ की जलवायु कैसी है? आर्द्र होती है और गर्म होती है। जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है भाई। आपने हमारे भरतपुर में घना पक्षी विहार कितना पॉपुलर है, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में पक्षियों का जाना माना एक मतलब घना पक्षी विहार जो है वो एक जाना माना बर्ड सेंचुरी है। और वो किस लिए है, किसके लिए वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए। साइबेरियन सारस कहाँ रहते हैं? साइबेरिया में रहते हैं। साइबेरिया जो है वहाँ पर सर्दियों में टेम्परेचर -22, 21, 20, 19 ऐसे रहता है। तो वहाँ पर वो इतने टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते हैं। जब यहाँ पर गर्मियों में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब वहाँ पर उसका टेम्परेचर 0, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो साइबेरियंस क्या करते हैं? वहाँ से उड़ करके यहाँ पर आ जाते हैं और सर्दियों में अपना समय व्यतीत करते हैं, और जब यहाँ गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तब वो दोबारा अपने देश के लिए निकल जाते हैं। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द एवं गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। आपने अपनी क्लास 6 की विज्ञान के पुस्तक के अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। अनुकूलन क्या होता है, मैं आपके लिए इसको बता देती हूँ। अनुकूलन किसी जीव में पाए जाने वाले वह गुण होते हैं जो उस जीव को उसके वातावरण में रहने के लिए कुछ विशेषताएं उपलब्ध कराते हैं, कुछ लक्षण उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि पक्षी हैं, पक्षी हम जानते हैं कि उड़ते हैं, लेकिन उड़ते क्यों हैं? क्योंकि उनके पंख पाए जाते हैं, हमें पाए जाते हैं कि उनके पंख पाए जाते हैं, इसलिए वो उड़ते हैं। ठीक है, लेकिन क्या पंख ही उनके उड़ने के लिए स्वाभाविक है? पंख के माध्यम से उड़ सकते हैं? क्या हम अपने पंख लगा लें तो हम क्या उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते। इसके अलावा उनके शरीर में काफ़ी सारे अनुकूलन पाए जाते हैं, एडेप्टेशंस पाई जाती हैं। जैसे कि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? बिल्कुल खोखली होती हैं और हल्की होती हैं, और वो मजबूत भी होती हैं। और उनकी जो आगे की, जैसे कि हमारे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, लेकिन उनके 2 ही लेग्स होती हैं। आगे के जो हाथ होते हैं वो पंख में बट गए हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने बॉडी के वेट को क्या कर सकते हैं, संचरित कर सकते हैं। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश के से अनुकूलन में सहायता होती है, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इस पुस्तक के अध्याय में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में ही पढ़ेंगे। छठवीं कक्षा में आपने कुछ आवासों के लिए जंतु के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था, लेकिन हम ये पढ़ेंगे कि जंतुओं पर अनुकूलन का प्रभाव क्या पड़ता है, तो सॉरी, जलवायु का प्रभाव क्या पड़ता है। जंतुओं की जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि भाई बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना जीवन यापन करते हैं। आपकी बुक में इतना नहीं दिया गया है, लेकिन हम आपकी बुक में केवल किन के बारे में पढ़ेंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के बारे में भी पढ़ेंगे कि उन पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं। ध्रुव के समीप स्थित होते हैं, जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र। ठीक है। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ओके, तो ध्रुवीय क्षेत्र जो ध्रुव के निकट होते हैं। आपने मैप देखा होगा, ग्लोब देखा होगा, आपके एसएसटी वाले टीचर्स ने आपको दिखाया होगा ग्लोब, तो उसमें आपने ध्रुव के बारे में पढ़ा होगा कि ध्रुव जो है वो कौन कौन से पोल्स पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उसमें आपने पढ़ा होगा। उस ध्रुव के आसपास कौन कौन से देश पाए जाते हैं, तो वो ध्रुवीय क्षेत्र कहलाते हैं, जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, अलास्का, रूस। उष्णकटिबंधीय है, यहाँ पर कुछ वन वगैरह भी पाए जाते हैं। ठीक है, वर्षा वगैरह भी होती है, तो वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहलाते हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होती हैं। विश्व का मानचित्र लीजिए, ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाइए, इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से दिखाइए। आपको ये काम करना है, आपको वर्ल्ड का एक मैप लेकर लेना है और आप सबके पास में फ़ोन है, तो आप फ़ोन में वर्ल्ड के नक्शे को निकाल करके, मैप को निकाल करके उसमें से आप देख के उसमें से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप सुपर इंटेलिजेंट है तो आप खुद कर सकते हैं, वरना आप उस काम को देख कर भी कर सकते हैं। अगर आपके एसएसटी की बुक में है तो आप उसमें से देख कर सकते हैं। ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके हुए रहते हैं और यहाँ बर्फ के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक सूर्योदय नहीं होता। इसका एक और देश है अंटार्कटिका। सर्दियों में वहाँ पर टेम्परेचर -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ पर रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम ध्रुवीय बालू यानी कि पोलर बियर और पेंगुइन्स के उदाहरण से जानने की कोशिश करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। देखिए, सर्दियों में टेम्परेचर कितना होता है, -37 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना अगर टेम्परेचर यहाँ हो जाता है तो कितनी गर्मी हो जाती है, और वहाँ तो माइनस में चला जाता है। वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। तो अब हम आपके इसमें ध्रुवीय भालू और पेंगुइन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पोलर बियर्स के बारे में। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर कैसे बाल पाए जाते हैं, सफ़ेद बाल पाए जाते हैं, यानी कि फर होते हैं, जिसके कारण एक तो वो है कि कोई उनका शिकार नहीं कर पाए, इसलिए वाइट कलर की उन पर एक बाल पाए जाते हैं और वो बर्फ़ में आसानी से छुप सकते हैं, जिससे वे बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपने परभक्षियों यानी कि शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। मैंने आपको बताया ना, जिससे कि कोई उनका शिकार ना कर सके, इसलिए वो बर्फ़ में छुप सकते हैं। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार के पकड़ने में भी सहायता मिलती है। तो और इसका उपयोग वो शिकार को पकड़ने में भी करते हैं कि वो छुप करके बैठ जाते हैं, जिससे कि कोई उन्हें पहचान ना पाए। जब कोई और जानवर उनके पास आता है तो वो उनका शिकार कर लेते हैं। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की 2 मोटी परतें पाई जाती हैं। इनकी त्वचा के नीचे पोशाक की एक मोटी परत होती है, यानी कि इतने मोटे बाल होते हैं इनके शरीर पर। जो आप ऊनी स्वेटर्स जो पहनते हो ना,
वो बिल्कुल उसका ही काम करते हैं ये। दो परतों में उनके हेयर्स पाए जाते हैं और एक बसा की मोटी परत पाई जाती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। जब वहाँ पर गर्मी का मौसम आता है तब भौतिक क्रियाकलापों के कारण जो वहाँ के ध्रुवीय भालू होते हैं तो वो अपने शरीर को ठंडा करना चाहते हैं। ऐसा ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। वे अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो न केवल अच्छी तरीके से तैरने में सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होती हैं। तैरते समय ये अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा तेज होती है जिससे भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज सकते हैं, पकड़ सकते हैं। हम ध्रुवीय भालू के नौकरों को चित्र 7.3 में दिखाए गए प्रवाह चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं क्या। देखिए इसका डायग्राम कितना प्यारा दिया गया है पोलर बियर का। तो पहला है इसका, सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि आसानी से दिखाई नहीं देते और इनकी त्वचा के नीचे बसा की एक परत होती है। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं पोलर बियर्ड्स के, यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि पोलर बियर्ड्स में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, उनके शरीर में कौन कौन से। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब आपको मुझे आपकी कॉपी में चाहिए क्वेश्चन। ध्रुवीय भालुओं में ठंडे क्षेत्रों में यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के लिए उनके शरीर में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो आप कौन कौन से लिख सकते हैं कि भाई उनके शरीर सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बालों से ढके हुए रहते हैं जिसके कारण ये अपने आप को पृष्ठभूमि में आसानी से छुपा सकें। इनकी सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। भालू को अपने शिकार को ढूंढने या पकड़ने में सहायता करती है कौन, उनकी सूंघने की शक्ति। इनके जो नखर होते हैं मुड़े हुए होते हैं, लंबे होते हैं और पैने होते हैं। ये जो इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करते हैं। इनकी त्वचा के नीचे बसा की एक मोटी परत होती है जो कि इसका क्या कर रहे हैं, इसका शरीर शीत रोधित होता है और इसे गर्म रखता है। इसका दूसरा कारण है कि इसके शरीर पर बालों की दो मोटी परतें पाई जाती हैं जो कि सर्द मौसम में इसे गर्म रखती है। और सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देता और इससे ये परपक्षी और शिकार को आसानी से देख नहीं पाते और उनका शिकार करने में भी मदद करती हैं। पेंगुइन्स के बारे में हम आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे यहीं तक स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।